मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। आज हम दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाओं एवं सिद्धांतों पर व्याख्यान करेंगे जो दुर्खिम के महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान में आते हैं। ये लेक्चर दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांतों की कंटिन्यूएशन में है। शेष अवधारणाएं और सिद्धांतों की हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसे मुख्य रूप से मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामाजिक तथ्य और सामाजिक एकता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी में मूल्यों के निर्धारण संबंधी अपने विचार प्रकट किए हैं। दुर्खिम का मत है कि समाज में प्रचलित सभी मूल्य समूहों से ही उत्पन्न होते हैं और वो सामाजिक रुचि को ही प्रकट करते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि, पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं होते, वरन वे समाज द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के क्रम को प्रकट करते हैं। सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको स्पष्ट करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि विभिन्न अवसरों पर समूह के सदस्य परस्पर संपर्क में आते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और ऐसे उत्साहपूर्ण एवं मस्त वातावरण में सामूहिक आदर्शों और मूल्यों का जन्म होता है। क्रांति, आंदोलन, सामाजिक उथल पुथल के अवसर पर व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर उच्च जीवन जीता है और सभी के समन्वय से एक नवीन मानसिक जीवन का जन्म होता है। इस समय जो व्यवहार, प्रतिमान और तथ्य प्रकट होते हैं, उन्हें आदर्श के रूप में ग्रहण कर सामाजिक मूल्यों का दर्जा दे दिया जाता है। इस प्रकार के सामूहिक अवसर तो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, किंतु व्यक्ति के मानस पटल पर उनकी स्मृतियां शेष रह जाती हैं। इन स्मृतियों को पुनर्जीवित रखने के लिए त्योहारों, उत्सवों, संस्कारों, नाटकों आदि का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सदस्य एकत्रित होते रहते हैं। सामूहिक क्रिया के दौरान उत्पन्न व्यवहारों, मूल्यों की रक्षा और पोषण का दायित्व भी समाज का ही है। समाज ही किसी वस्तु को मूल्य प्रदान करता है। सिंदूर एक भौतिक वस्तु ही नहीं है, वरन भारतीय समाज में उसका सामाजिक मूल्य भी है। विवाहित स्त्री के लिए वह सुहाग का प्रतीक है। दुर्खिम कहता है कि किसी वस्तु को समाज ही एकाधिक मूल्य प्रदान करता है। भारतीय समाज में चूड़ियों का आर्थिक मूल्य ही नहीं है, सामाजिक मूल्य भी। दुर्खिम कहता है कि धनी व्यक्ति के लिए हीरे का आर्थिक मूल्य है, जबकि कलाकारों के लिए उसका मूल्य रागात्मक है। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार समाज ही सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति का स्रोत, मूल्यों में परिवर्तन का कारक और मूल्यों का निर्धारक है। भाषा ही समाज की देन है। भाषा समाज की देन है। यदि भाषा को समाज के द्वारा मूल्य प्रदान नहीं किया जाता तो निश्चय ही आदर्श और मूल्य कभी अस्तित्व में नहीं आते। दुर्खिम की मूल्यों की समाजशास्त्रीय व्याख्या उसके धर्म एवं नैतिकता के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के साथ जुड़ी हुई है। नैतिकता का सिद्धांत। दुर्खिम ने नैतिकता की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन तथा नैतिक शिक्षा में किया है। उसने नैतिकता संबंधी कांट के सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि कांट द्वारा नैतिकता की व्याख्या भावात्मक आधार पर की गई है, जो अप्रमाणिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों पर आधारित नहीं है। दुर्खिम ने उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर की गई अपनी पूर्ववर्ती नैतिकता की व्याख्या को भी अस्वीकार किया है। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता आचरण के वे नियम हैं जिनकी दो विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, उनका उल्लंघन करने पर समाज उनका विरोध करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है। नैतिकता के साथ समाज की अभिमति, सैंक्शन जुड़ी होती है, अर्थात नैतिक नियमों को मानने के लिए समाज दबाव डालता है और उल्लंघन करने पर दंड और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। वह नैतिकता को परिभाषित करते हुए लिखता है
समस्त नैतिक तथ्यों का निर्माण अभिमतिपूर्ण आचरण के नियम से ही होता है। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता एक सामाजिक तथ्य है जिसकी उत्पत्ति और विकास के लिए सामूहिक चेतना और सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। समाज की सामान्य चेतना जिस आचरण के नियम को अनिवार्य कर्तव्य मानती है वही नैतिक नियम बन जाता है। दुर्खिम के अनुसार नैतिक नियम मनुष्य के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य है। नैतिकता किसी समाज के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। यह सामूहिक संपदा है। दुर्खिम नैतिकता को एक गतिशील तथ्य मानते हैं जो देश और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। नैतिकता की कोई भी ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं है जो प्रत्येक समाज के लिए मान्य और स्वीकृत हो। संक्षेप में दुर्खिम ने नैतिकता उन आचरण के नियमों को कहा है जिनकी उत्पत्ति का स्रोत और लक्ष्य समाज हो। नेक्स्ट, सामूहिक चेतना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना का उल्लेख भी दुर्खिम ने अपनी कृति समाज में श्रम विभाजन में किया है। सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, किसी समाज के साधारण नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विश्वासों और भावनाओं की संपूर्णता सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती है। मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना का निर्माण तो उसकी मानसिक क्रियाओं, विचारों एवं भावनाओं के योग से होता है, किंतु सामूहिक चेतना का निर्माण अनेक व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना के योग से होता है। समूह में विभिन्न व्यक्ति जब परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, अपने विचारों का संचार और आदान प्रदान करते हैं, तो एक सामूहिक चेतना या मन का विकास होता है। कई व्यक्तियों की चेतना परस्पर घुल मिलकर एक अधिक शक्तिशाली और मिश्रित एवं संयुक्त चेतना का रूप धारण कर लेती है, जिसका अस्तित्व उसमें सम्मिलित व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र एवं पृथक होता है। इसे ही दुर्खिम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना का निर्माण चाहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत चेतना के अंतःक्रिया से होता हो, फिर भी वह व्यक्ति के लिए बाह्य वस्तु होती है, व्यक्तिगत चेतना से अधिक शक्तिशाली होती है और व्यक्तिगत चेतना से भिन्न एवं स्वतंत्र होती है। इस प्रकार सामूहिक चेतना एक अमूर्त धारणा है जिसका निर्माण समूह के सदस्यों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और चेतनाओं से होता है। यह व्यक्तिगत चेतना से पृथक और अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को ही दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान कहता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों, व्यवहारों के प्रति भावात्मक लगाव और मानसिक स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है, वे विचार या व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों को सभी व्यक्ति बिना किसी विरोध एवं शंका के स्वीकार करते हैं। धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, ज्ञान की श्रेणियां, समय, स्थान आदि का विभाजन आदि सभी सामूहिक प्रतिनिधान है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। तिरंगा झंडा, कुरान, रामायण, बाइबिल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ आदि सभी हमारे सामूहिक प्रतिनिधानों के प्रतीक हैं, सामूहिक चेतना का परिणाम है। संक्षेप में सामूहिक प्रतिनिधान वे विचार या व्यवहार हैं जिन्हें सारे समूह की स्वीकृति चेतना प्राप्त हो जाती है, जो सामूहिक चेतना के प्रतीक हों, संपूर्ण समाज में समान रूप से व्याप्त हों तथा जो व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखते हों। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान ही समाजशास्त्र की मौलिक विषय वस्तु है। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक तथ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में प्रमुख स्थान रखती है।
दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। दुर्खिम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में ही होती है। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही वास्तविकता है। सोशल फैक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है, बाह्यता एवं बाध्यता। बाह्यता का तात्पर्य है सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्ति के बाहर एवं स्वतंत्र होता है, उस पर व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिक की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, किंतु पानी की विशेषताएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से भिन्न होती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी समूह में सभी व्यक्तियों की समूह चेतना के कारण होती है, फिर भी व्यक्ति विशेष की क्रिया विचारों से अलग होते हैं। चूँकि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की उपज है, अतः वे व्यक्ति के लिए बाध्यमूलक होते हैं। समूह या समाज सामाजिक तथ्यों, व्यवहार, क्रिया और अनुभव को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, दबाव डालता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक तथ्यों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इसलिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, सामाजिक एकता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्र में दुर्खिम की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। सामाजिक एकता का उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति समाज में श्रम विभाजन में किया है। वे कहते हैं कि श्रम विभाजन ही समूह में एकता उत्पन्न करता है। सामाजिक एकता सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समूह के सदस्यों में जितनी अधिक निकटता और भावात्मक घनिष्ठता होगी, समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। जनसंख्या एवं श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूपों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक एकता के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टि से सामाजिक एकता एक गतिशील पहलू है। दुर्खिम ने 2 प्रकार की सामाजिक एकता का उल्लेख किया है, यांत्रिक एकता, मैकेनिकल एकता, जो कि सरल समाजों में पाई जाती थी, तथा सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। आदिम और सरल समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है, दुर्खिम उसे यांत्रिक एकता की संज्ञा देता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्तियों में एक रूपता पाई जाती है, उनके कार्यों एवं परिस्थितियों में अपेक्षाकृत समरूपता होती है। व्यक्ति के स्थान पर समूह और समाज को प्रधानता एवं महत्व दिया जाता है। लोगों की आवश्यकताओं, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती है। ऐसे समाजों में परंपरा, धर्म और जनमत का अधिक महत्व होता है। ऐसे समाजों में नियंत्रण रखने के लिए दमनकारी कानून प्रचलित होते हैं तथा व्यक्ति यंत्र की भांति आंखें मूंद कर सामाजिक नियमों का पालन करता है। इसके विपरीत सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तियों के पदों और कार्यों में विभेदीकरण, विशेषीकरण और विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति का महत्व अधिक बढ़ जाता है, किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हुए भी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार से समाज में व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हुए भी परस्पर निर्भर होते हैं। यह निर्भरता सहयोग को जन्म देती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण सावयवी एकता पाई जाती है। ऐसे समाजों में नियंत्रण के लिए क्षतिपूर्ति दिलाने वाले कानून पाए जाते हैं। दुर्खिम का मत है कि व्यक्तियों की क्रियाएं सामूहिक एकता से प्रभावित होती हैं और यह सामाजिक चेतना को जन्म देती हैं। अब ये व्याख्यान समापन की ओर है। आशा है समझ आया होगा। सभी विद्यार्थी इससे संबंधित प्रिंटेड मैटर, ई कंटेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।